हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अगला भाग। कल हमने बात किया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, कौन-कौन से शक्तियाँ या कौन से बल कार्य किए उनके प्रवाह के लिए, और आज हम देखेंगे कि उस प्रवाह के या महाद्वीपीय प्रवाह के प्रमाण के पक्ष में क्या बातें कही वेगनर महोदय ने। तो कल इन्होंने प्रवाह के लिए तो 2 शक्तियाँ बताई, कल हमने इसे जाना था। एक हो गया अपकेंद्रीय शक्ति, अपकेंद्रीय बल कह सकते हैं इसे, अपकेंद्रीय बल, और दूसरा हो गया ज्वारीय शक्ति। अपकेंद्रीय बल जो है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, ये हमें देखने को मिलता है। और ज्वारीय शक्ति को बताया, इसका कारण बताया उन्होंने सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को बताया कि सूर्य चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण महाद्वीपों का पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाह हुआ। तो ये 2 शक्ति बताए उन्होंने, 2 बल बताए महाद्वीपों के प्रवाह के लिए। आगे हम देखते हैं कि कौन-कौन से इन्होंने सिद्धांत के पक्ष में कौन-कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए थे। इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वे सभी भूवैज्ञानिक लक्षण जो पैंजिया के टूटने के पूर्व संयुक्त भूखंड में उपस्थित थे, पैंजिया के विखंडन के पश्चात इसके टूटे हुए भागों में समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसका उत्तर सकारात्मक ही प्राप्त होता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर को दोनों दिशाओं पूर्वी तथा पश्चिमी तट की उसकी बात कर रहा है कि तट रेखाओं में पर्याप्त समानता पाई जाती है। यदि दोनों को परस्पर मिलाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में ये दोनों तट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका का महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है परस्पर आसानी से संयोजित हो सकते हैं। जैसे इन्होंने ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इन्होंने बताया, और जैसे यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका को इन्होंने बताया कि इन दोनों तटों को यदि मिलाया जाए तो ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये प्रमाण दिया इन्होंने। इसे मिलाकर बनने वाली स्थिति जिग्सा फिट से वेगनर की परिकल्पना को काफी बल मिला। इन्होंने जो जिग्सा फिट कंसेप्ट दिया, इससे इनके जो परिकल्पना थी इसको काफी बल मिला कि हाँ ये सही है। ऐसा लग रहा है कि यदि जो अंड महासागर है इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों को मिलाया जाए, जैसे खासकर दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तटों को मिलाया जाए तो ये आपस में फिट हो जाएंगे। फिर भारत, मेडागास्कर तथा अफ्रीका महाद्वीपों को मिलाने पर बनने वाला चित्र पूर्ण लगता है। अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित मध्यवर्ती अटलांटिक कटक जो है जलमग्न पहाड़ी, एक तरह से इसे कह सकते हैं, का पाया जाना वेगनर के विचारों के पक्ष में अच्छा प्रमाण है। वेगनर ने इसी जलमग्न पर्वत के सहारे यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका को संयोजित होना बताया। इसी तरह से दक्षिण भारत के पूर्वी तट, जैसे दक्षिण भारत का पूर्वी तट हो गया, ऑस्ट्रेलिया के यदि उत्तर पश्चिमी तट के बारे में बात करें तो उसको भी इन्होंने जिग्सा फिट जैसी स्थिति बताई, जिग्सा फिट की स्थिति बताई। जैसे ये हमारा यहाँ पे भारत हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी इन्होंने ऐसे कहा कि यदि इन दोनों को पास लाया जाए तो ये भी एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। इसे भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट, इस तटों को बताया कि ये दोनों को यदि मिलाया जाए तो एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने जिग्सा फिट जैसी स्थिति बताई। फिर इसी तरह की स्थिति उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के बीच भी इन्होंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्होंने पक्ष में क्या प्रमाण प्रस्तुत किए। पहला इन्होंने प्रमाण दिया पुराजीवाश्मिक प्रमाण। ठीक, पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। ये जीव इस कल्प विशेष से पहले और बाद में कभी नहीं देखे गए। इन जीवों के कंकाल उस काल के शैलों में सुरक्षित रहते हैं। इन जीवाश्मों के वितरण में एक तारतम्यता दिखाई पड़ती है। पृथ्वी के विस्थापित भूखंडों जैसे महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ पर एक समान जीवों का पाया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पूर्व में ये महाद्वीप एक साथ संयोजित थे। इतने विशाल महासागरों के द्वारा विभक्त इन महाद्वीपों पर जीवों का तैर कर जाना संभव नहीं है। फर्न तथा ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा दक्षिण अमेरिका में विस्तृत रूप से मिलते हैं। बाद में इसके अवशेष अंटार्कटिका में भी मिले।
फर्ण वनस्पति केवल उपध्रुवीय जलवायु में ही विकसित होती है, लेकिन इसके जीवाश्मों का वितरण उष्ण जलवायु वाले सागरों से विभक्त पृथक क्षेत्रों में मिले हैं। स्पष्ट है कि ये सभी स्थलखंड सम्मिलित रूप से एक थे जब यहाँ ठंडी जलवायु दशाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने अगला प्रमाण दिया है कोयले का प्रमाण। वर्तमान में कोयले का वितरण जो है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ठंडे प्रदेशों में मिलता है, जबकि कोयले का निर्माण की जो दशाएं हैं वो महाद्वीपों के केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही कोयले का निर्माण हो सकता है। लेकिन इसके जो अवशेष हैं हमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि जो ठंडे प्रदेश में वर्तमान समय में दिखाई देते हैं, यहाँ भी पाया जा रहा है। इस आधार पर भी अनुमान लगाया कि विस्थापन के पक्ष में प्रमाण कार्बोनिफेरस है। इस आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि पूर्व में महाद्वीपों के एक साथ संगठित होने से ठंडे प्रदेश उष्ण जलवायु दशाओं में थे, जो बाद में प्रवाहित होकर विभिन्न अवस्थितियों में पहुंच गए हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय जो सभी महाद्वीप थे उष्णकटिबंध में स्थित थे, तो यहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर समय अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उन महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, और जो उत्तरी ध्रुव के महाद्वीप देखने को मिलते हैं या उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप हैं वो फिर ठंडे प्रदेशों में गए, तो भी उसमें वो जो कोयले का निर्माण हुआ था आज भी हमें उसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संरचनात्मक एवं स्तरिक प्रमाण। यूरोप में नॉर्वे के कैलिडोनियन पर्वत ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में स्थित हैं। कैलिडोनियन पर्वत से भूवैज्ञानिक इतिहास, शैल संरचना, इनमें पाए जाने वाले जीवाश्म से पूर्णतः मेल खाते हैं। यूरोप के कोयला भंडार उत्तरी अमेरिका के कोयला खानों से पूर्णतः महासागर की चौड़ाई मिलते जुलते हैं। न्यूफाउंडलैंड तथा नोवा स्कोशिया के कैबोट भ्रंश तथा स्कॉटलैंड के ग्रेट प्लेन भ्रंश में टूजो विल्सन ने संबंध स्थापित करके यह सिद्ध किया कि दोनों भ्रंश पैलेयोजोइक काल में परस्पर जुड़े हुए थे। पूरा चुंबकीय आधार पर भी यह प्रमाणित हो चुका है। यूरोप के स्कॉटलैंड तथा अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड में एक ऐसे ज्वालामुखी मिले हैं। डिवोनियन कल्प में निर्मित लाल बलुआ पत्थर स्कॉटलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में समान रूप से मिलते हैं, और बेसाल्ट निर्मित पठार भी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग, अंटार्कटिका के उत्तर पश्चिमी भाग, मेडागास्कर के पूर्वी भाग एवं भारत के पश्चिमी भागों में भी मिले हैं। अगला प्रमाण देखते हैं, इन्होंने दिया है पूरा जलवायु या पूरा जलवायु प्रमाण। इसमें है कि पूरा जलवायु का अर्थ है पूरा जीवी महाकल्पों में जलवायु की दशाएं जो महाद्वीपों के विभिन्न भागों में उपलब्ध थी, और यह आधार महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो पूरा जलवायु प्रमाण है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण कार्बोनिफेरस युग के हिम युग का गोंडवाना लैंड के क्षेत्र पर प्रभाव है। ये जो कार्बोनिफेरस युग में हिम युग आया था उसका प्रभाव जो है गोंडवाना लैंड में भी है। करीब 70 करोड़ वर्ष पूर्व हिमानीकृत भू आकार सांता कैथरीना, ब्राजील, फाकलैंड द्वीप, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में पाए जाते हैं, जो कि इन सभी स्थानों के किसी समय पर एक साथ जुड़े होने की पुष्टि करते हैं, जो कालांतर में प्रवाहित होकर अलग हो गए, जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रमाण है हिमनद जमाव। इसमें है कि पर्मो कार्बोनिफेरस हिमनद लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले एक दौरान गठित हिमनद जमाव वर्तमान में अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यदि महाद्वीप विस्थापित नहीं हुए होते तो यह इस समय दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा तक विस्तृत एक बर्फ की चादर होती, जो कि इस समय नहीं है, जबकि ब्रिटेन में भी भूमध्य रेखा के करीब था और इसमें व्यापक कोयला, चूना पत्थर जमा है। यदि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों को दक्षिण ध्रुव के पास फिर से इकट्ठा किया जाता है तो पर्मो कार्बोनिफेरस बर्फ की चादर एक उचित आकार ग्रहण करती है। ब्राजील, अफ्रीका, भारत में दामोदर घाटी एवं तालचर तथा ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकर के प्रमाण पाए जाते हैं, जो वर्तमान की स्थिति के आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में ये सब महाद्वीप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए। इन्होंने ध्रुवों की परिवर्तनशील स्थिति के बारे में क्या कहा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वेगनर महोदय ने कोपेन के सहयोग से हिमयुगीन शुष्क एवं आर्द्र अवस्थाओं के आधार पर
ध्रुवों की बदलती हुई स्थिति के बारे में भी एक आश्चर्यजनक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उत्तरी ध्रुव जो है वो सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 124 डिग्री पश्चिमी में महाद्वीप और देशांतर पर स्थित था। इसके बाद का कार्बोनिफेरस युग में यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आ गया। ट्रयासिक युग में उत्तरी ग्रीनलैंड आदि भी ध्रुव अन्यत्र स्थिति में आ गया और टर्शियरी युग में 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 153 डिग्री